पूर्वोत्तर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईटानगर में विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सेला टनल समेत 55,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। जनसभा को किया संबोधित। का पूर्वोत्तर के विकास पर हमने जितना निवेश पिछले 5 वर्ष में किया, कांग्रेस को इसमें लग जाते 20 साल। प्रधानमंत्री असम दौरे के दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंचे काजीरंगा पार्क। हाथी की सवारी के साथ जीप सफारी का लिया आनंद। जोरहाट में करेंगे 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। राज्य के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज बिहार दौरे पर पटना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा महासम्मेलन में होंगे शामिल। खेल की खबरों में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल में लक्ष्य सेन खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला, तो वहीं पुरुष युगल के अंतिम 4 में चिराग और सात्विक की जोड़ी कोरियाई जोड़ी के खिलाफ उतरेगी कोर्ट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बन और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। हरी झंडी दिखाकर पहले काफिले को रवाना भी किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा पर आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सीमा को और इसके गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं? अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। सेला टनल पहले तो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। प्रधानमंत्री ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 55,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बिल्डिंग विकसित अरुणाचल कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा में राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। हरे भरे हरियाली के बीच यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शुमार काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे सहित विविध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। प्रधानमंत्री ने सभी से यहां की यात्रा करने और इसके परिदृश्यों के अद्वितीय सुंदरता और असम के लोगों की गर्मजोशी का अनुभव करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसी जगह है जहां पर हर यात्रा आत्मा को समृद्ध करती है
और आपको असम के दिल से गहराई से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने महिला वन रक्षकों की टीम वन दुर्गा के साथ बातचीत की, जो संरक्षण के प्रयासों में सबसे आगे हैं। ये महिला वन रक्षक बहादुरी से जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने हाथियों के समूह लखीमाई, प्रद्युमन और फूलमाई को गन्ना भी खिलाया। उन्होंने कहा कि काजीरंगा गेंडों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां कई अन्य प्रजातियों के साथ साथ हाथियों की भी बड़ी संख्या मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूर्वोत्तर यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को असम के जोरहाट पहुंचेंगे कुछ ही देर में, और प्रधानमंत्री विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल लाचित बरफुकन की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री जोरहाट में सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वास्थ्य, तेल, गैस, रेल और आवास क्षेत्रों को मजबूत करने वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देखिए रिपोर्ट। असम का जोरहाट समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस धरती ने 16वीं सदी में मुगलों के विस्तारवाद को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि सराय घाट की लड़ाई में उनको पीछे हटने पर भी मजबूर किया। उस वक्त इस युद्ध के हीरो रहे थे लाचित बरफुकन। प्रधानमंत्री शनिवार को जोरहाट में लाचित मैदान होलंगापार में इसी अहोम जर्नल के 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे स्टैचू ऑफ वेलोर का नाम दिया गया है। 214 करोड़ की अधिक लागत से निर्मित ये लाचित मैदान 64,913 वर्ग मीटर में फैला है, जिसे लाचित बरफुकन सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। इस परिसर में 2 संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आके ये लाचित बरफुकन जो 17 बार मुगल को पराजय किया, देश को रक्षा किया, ये नॉर्थ ईस्ट को रक्षा किया, ये मुगल सेना को पराभूत करके उसका स्टैच्यू उद्घाटन करेगा। यहाँ का एक प्रोजेक्ट यहाँ मत 314 करोड़ का ये प्रोजेक्ट यहाँ में कल्चरल ये बनेगा। यहाँ में ये बहुत खुशी का, नॉट ओनली ये जोरहाट व अपर असम का, ये सारा असम का, देश के लिए ये बहुत खुशी का बात है। पीएम मोदी जोरहाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,50,000 घरों की चाबी भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। वो शिवसागर मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी में बाल चिकित्सा और वायक्स हेमेटोलिम्फोइड केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही तिनसुकिया में 615 करोड़ की लागत से बने तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं धूप धारा से चायगांव और न्यू बोगाईगांव से सरभोग तक की रेल लाइनों के दोहरीकरण की 2 रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सिलीगुड़ी में रेलवे के 7 प्रोजेक्ट्स हैं और एक ट्रेन फ्लैग ऑफ करेंगे। जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से मणिग्राम से निमतिता एक लाइन है, ईस्टर्न रेलवे में आती है, उस लाइन का इनॉग्रेशन होगा। और इस तरफ नॉर्थ बंगाल की तरफ 5 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं और एक अलुवाबाड़ी से आमबाड़ी फालाकाटा से लेकर अलुवाबाड़ी तक का ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग है, जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी इंक्लूडेड है। ये जितनी लाइनें हैं, जो मेन लाइनें हैं, ये नॉर्थ ईस्ट को फीड करती हैं। ये लाइनें नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे गुड्स ट्रेन कहिए कि पैसेंजर ट्रेन कहिए, इन सब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ की लागत वाली 718 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। वो नाहरकटिया बरौनी क्रूड पाइपलाइन के बरौनी बोगाईगांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता को अपग्रेड करने की प्रक्रिया का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही डिगबोई रिफाइनरी क्षमता विस्तार और गुवाहाटी रिफाइनरी विस्तार समेत तेल और गैस से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाचित बरफुकन की मूर्ति के अनावरण के बाद जहां यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश और दुनिया से आने वाले लोगों के लिए भी बरफुकन के ऐतिहासिक महत्व को करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम लाखों लोगों के घर के सपनों को भी साकार करेंगे। सहयोगी केशव और कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, जोरहाट, असम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूर्वोत्तर यात्रा के दूसरे दिन असम के जोरहाट पहुंच रहे हैं, जहां लोग प्रधानमंत्री को देखने और उनका स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। यहां महिलाएं प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जोरहाट की महिलाओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने।
बहुत खुश है और हम प्रधानमंत्री जी स्टेचू को उद्घाटन करेंगे और हम आहूम कल्चर को उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हम बहुत खुश हैं और बहुत गौरव की बात है कि हम यहाँ पर आए और असम को देखे उन्होंने और आहूम कल्चर को उन्होंने देखा, फिर हम बहुत खुश हैं इसमें। प्रधानमंत्री जी आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री वहां रेल और सड़क क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर बंगाल और आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने वाले रेल लाइनों के विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मणिग्राम निमटीटा खंड में रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना सहित अन्य महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। ये रेल परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, माल ढुलाई की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान देंगी। वहीं प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 3,100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें परियोजनाओं में NH-27 का 4 लेन घोसपुकुर धूपगुड़ी खंड और NH-27 पर 4 लेन इस्लामपुर बाईपास शामिल हैं। सड़क परियोजनाएं क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में रहेंगे। अमित शाह पटना में कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के परिसर में इस प्रतिमा को बनाया गया और उसके बाद दोपहर में करीब 2 बजे अमित शाह पालीगंज में भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को एक और झटका लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता प्रियंका टिब्रीवाला सहित 80 संदेशखाली की महिलाओं को शिकायत दर्ज करने का अवसर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने इन महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने की आवश्यकता को स्वीकार किया, जिसमें उन्हें आवेदन या हलफनामे के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अनुमति मिल पाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ितों के बयानों का सत्यापन किया जाना चाहिए और उनकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। यदि स्थानीय महिलाएं अपनी भाषा में अपना बयान देती हैं तो अनुवादित प्रति प्रदान की जानी चाहिए। अदालत ने इन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की भी अनुमति दे दी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही।
कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए। सुरेश पचौरी ने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सुरेश पचौरी को सदस्यता दिलाई। सुरेश पचौरी सहित विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, संजय शुक्ला, अर्जुन पलिया, आलोक चंसौरिया, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश ठिमोले भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान सुरेश पचौरी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए हम सबको साथ आना होगा। अपने जीवन में कभी पद और कद की लालसा नहीं रही। हमें अपने प्रदेश को, जिसके हम वासी हैं, उसे प्रगति और विकास के द्वार पर हमें आगे बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस नेतृत्व देश की सेवा में काम करने वाले ऐसे अच्छे लोगों की अनदेखी कर रहा है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे माहौल में क्यों काम करना चाहेगा। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे शिक्षिता वाले, साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है, और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में हम सभी के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में कई लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कई शख्सियत राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तेलंगाना के महबूबनगर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मन्नी जीवन रेड्डी के नाम को मंजूरी दी। गौरतलब है कि तेलंगाना के महबूबनगर में विधान परिषद सीट पर उपचुनाव होने हैं। मन्नी जीवन रेड्डी आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस के महबूबनगर से उम्मीदवार होंगे। और अब बात बीएसपी की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि बसपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने किसी तीसरे मोर्चे और किसी के साथ गठबंधन करने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। मायावती ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर जो संदेश था उसमें कहा, बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना घोर फेक व गलत न्यूज़ है। मीडिया से शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए। लोग भी सावधान रहें। खासकर यूपी में बीएसपी की काफ़ी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी काफ़ी बेचैन लगते हैं। इसलिए आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहे हैं, किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। खबर मध्य प्रदेश है, जहां के भोपाल में स्थित मंत्रालय भवन में आग लग गई। ये वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी हुई है और आग में कई सरकारी दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना पर अमला मौके पर पहुंच गया और आग में 4 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं। डीसीपी ने बताया कि फोर्स तुरंत पहुंच गई। जितने भी फायर ब्रिगेड है उन्हें बुला लिया गया और आग पर भी काबू पा लिया गया है। बिल्कुल तुरंत फोर्स पहुंच गया यहाँ पे और जितने भी फायर ब्रिगेड हैं उनको बुलवा लिया गया है और सेकंड थर्ड फ्लोर की आग कंट्रोल हो गई है। फोर्थ फ्लोर में अभी है तो लगातार उसकी बुझाने की कार्रवाई जारी है। हम लोग को सिर्फ उसके पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के उसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। SDRF की भी टीम गई हुई। अगर कोई अंदर लोग हैं PS सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आवाज़ें हैं कि अंदर तक पहुँच नहीं पा रही हैं। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल के वल्लभ भवन राज्य सचिवालय में आग लगने की घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है।
कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने CS से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगा। पिछले एक दशक में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा लगातार बेहतर होता नजर आ रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के हर वर्ग के दायरे में लाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज लोगों को घर बैठे इलाज मिल रहा है और सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ भी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार कर उसे दूरदराज के गांव से लेकर अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम किया है। एंटी कोविड-19 वैक्सीन हो या फिर आम जन को आयुष्मान कार्ड के जरिए स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश, स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच के लिए एक दशक में मिशन मोड में काम किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बजट दोगुने से भी अधिक हुआ। 2014-15 में बजट 35,163 करोड़ था। 2024-25 में बढ़कर 90,658 करोड़ हुआ। पिछले 10 वर्षों में अलग अलग राज्यों में 15 नए एम्स बने। मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 में 380 से आज 700 से अधिक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। गरीब और कमजोर वर्ग को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत PMJ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। लाभार्थियों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ केयर चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए ये कदम काफी कारगर हैं। 55 करोड़ से अधिक लोगों का आभा ID बनाया गया है। आभा ID से डिजिटल रूप में स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की गई। 1.70 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से देश स्वस्थ हो रहा है। सुविधाओं का विस्तार करते हुए टेलीमेडिसिन की सुविधा भी दी जा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र बेहतर हो रहा है। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किया गया लॉन्च। 12,500 में से 9,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना की गई। भविष्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए कम दामों पर मिल रही हैं दवाएं। 2014 में 80 के मुकाबले 2024 में 10,624 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। आम जनता को जन औषधि केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। सरकार का उद्देश्य 25,000 जन औषधि केंद्र की स्थापना करना है। भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला मॉरिशस पहला देश बन चुका है। वहीं कोविड महामारी के खिलाफ देश में राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण मिशन मोड में शुरू किया गया था। 2021 में देश में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम का चरणबद्ध तरीके से सफल कार्यान्वयन हुआ। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर टीके निशुल्क उपलब्ध कराए गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन बेहद सफल साबित हुआ। देश भर में 220.67 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन दी गईं। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 150 देशों से अधिक को वैक्सीन दी गई। मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। PM मातृ वंदन योजना में 3.59 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने नामांकन किया। वहीं 3.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14,428.35 करोड़ रुपए से अधिक का मातृत्व लाभ मिला। टीबी को 2025 तक समाप्त करने के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 1,11,749 निक्षय मित्र पंजीकृत हुए हैं। करीब 14.41 लाख टीबी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। टीबी उपचार की सफलता दर 2023 में बढ़कर
86.3% हुई है। वहीं 2030 तक भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ ही स्किल सेल एनीमिया के लिए मिशन की शुरुआत हो चुकी है। ये मोदी सरकार का कुशल नेतृत्व ही है कि आज भारत को पूरा विश्व चिकित्सा के क्षेत्र में जटिल समस्याओं के समाधान के तौर पर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात ब्रेन ट्यूमर की, जिसकी मुश्किल सर्जरी अब आसान हो गई है। अब ये सर्जरी महज चंद मिनटों में मुमकिन है। पहले जहां सर्जरी में 3 से 4 घंटों का वक्त लगता था, अब इसमें आधे घंटे ही लगेंगे। ज़ैबेक्स ज़ाइक्रोस्कोपिक रेडियो सर्जरी प्लेटफॉर्म के दम पर अब ऐसा हो पाएगा। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ये नई मशीन लगी है। इस तकनीक को पूरे दक्षिण एशिया में पहली बार भारत के अपोलो हॉस्पिटल में शुरू किया गया और इसमें ना कोई ऐसा दुष्प्रभाव होगा। कीमत भी उतनी ही जितनी पहले से जो परंपरागत सर्जरी में लगती थी। और इस पर अपोलो के डॉक्टर गौरव त्यागी से खास बात की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। सर्जरी बिना सर्जरी के अपोलो अस्पताल में पहली एक मशीन ऐसी लगी है जो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करेगी और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौरव त्यागी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से मशीन काम करेगा और इसको बहुत क्रांतिकारी माना जा रहा है? ये मशीन से हम रेडियो सर्जरी करेंगे, इसको स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी बोलते हैं, जो कि इमेज गाइडेड प्रोसीजर है, जिसमें हम पेशेंट की ब्रेन की एमआरआई के मिक्स करके इस मशीन के अंदर उसके हिसाब से हम एक हाई डोज ऑफ रेडिएशन डिलीवर करेंगे मरीज का जो ट्यूमर रहेगा। और बहुत ही फोकस सिर्फ ट्यूमर के एरियाज़ में एंड सराउंडिंग जो उसके आसपास के जो ब्रेन के क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि हमारी इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं या ब्रेन का कुछ एरिया है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करता है, उन सबको डैमेज ना हो, उसका एक हाईली फोकस डोज रेडिएशन का हम इससे दे सकते हैं। तो बिना सर्जरी के काफ़ी वैरायटी ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स है जिसको हम ये ट्रीटमेंट से हम क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन में एवी मालफॉर्मेशंस होता है जिससे ब्रेन में ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, जो खून की नलियों का गुच्छा जैसा बन जाता है, उनका हम ट्रीटमेंट इसके द्वारा कर सकते हैं। और कुछ सेलेक्टिव पेशेंट ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे कि जिनको ट्रेमर्स होता है या पार्किंसन डिजीज़ के कुछ सेलेक्टिव केसेस, उनको हम ये मशीन के द्वारा लीजन करके उनको हम बेनिफिट कर सकते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि डे केयर में ही हो जाएगा, मतलब आधे घंटे में सर्जरी हो जाएगी, तो मरीज को कितना समय लगेगा इस तरह के प्रोसीजर करने में? जनरली डे केयर का मतलब है कि पेशेंट को इसमें एडमिशन होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सुबह आएंगे, उनका सीटी, एक ब्रेन का सीटी कराएंगे और उनका एक फेस का मास्क बनाते हैं जो कि मोल्ड उसी समय मॉर्निंग में रेडी हो जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट का टाइम डिपेंडिंग ऑन ट्यूमर कितना बड़ा है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है और हमें कितनी डोज रेडिएशन देनी है, तो अराउंड 30 मिनट से 1.25 घंटे तक का ट्रीटमेंट टाइम है। और पेशेंट जस्ट मशीन के अंदर जाना है एमआरआई की तरह, और आपको रेडिएशन डोज लेने के बाद 1-2 घंटे के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे और अगर सब कुछ सही रहता है तो पेशेंट शाम को घर जा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट? सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट रेडिएशन नेक्रोसिस है, जो कि जिसके कारण हमारी डोज लिमिटिंग रखनी पड़ती है, लेकिन ये मशीन का प्रिसीजन और वो इतना ज़्यादा है कि हम रेडिएशन नेक्रोसिस को कम से कम रख सकते हैं। जो आसपास के ब्रेन के इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको रेडिएशन का किरणों का डैमेज कम से कम रखें। कौन कौन से ट्यूमर का इलाज होगा? कॉमनली जैसे मेटास्टेसिस, ब्रेन मेटास्टेसिस, जो कि आपकी बॉडी में ट्यूमर कहीं और है, वहाँ से ट्यूमर ब्रेन में आ गए हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। और छोटे ट्यूमर्स जैसे वेस्टिबुलर श्वानोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, हमारी नर्व्स के जो ट्यूमर रहते हैं उनके ऊपर, मेनिंजोमास एक बड़ा ट्यूमर का ग्रुप है जिनको हम किया जा सकता है। और साथ में एवी मालफॉर्मेशंस जो कि ब्रेन की खून की नलियों का गुच्छा है। इसके साथ ही साथ हम ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया भी मैं एक बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चेहरे का पेन रहता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है या पहले भी काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके हैं और उससे नहीं हुआ, उनके लिए भी ये मशीन के द्वारा रेडिएशन से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वाईएफलो दिल्ली और संस्कृति मंत्रालय द्वारा यंग अचीवर्स अवार्ड्स का आयोजन किया गया और इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। देखिए यंग अचीवर्स अवार्ड्स की ये खास रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली स्थित जयपुर हाउस में, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यंग अचीवर्स अवार्ड 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवार्ड की खास बात यह है कि कला, खेल, मीडिया, राजनीति, सिनेमा समेत फैशन की दुनिया में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया।
यंग अचीवर्स अवार्ड्स का आयोजन YFLO दिल्ली और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। यंग अचीवर्स अवार्ड्स के तहत 45 वर्ष से कम उम्र की भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस साल यंग अचीवर्स अवार्ड से इन्फ्लुएंसर एवं वेलनेस एंटरप्रेन्योर मीरा कपूर, नायका की CEO अद्वैता नायर, भारतीय कॉमेडियन एवं अभिनेत्री मल्लिका दुआ, पर्वतरोही बलजीत कौर, भारतीय एथलीट द्युति चंद, सारेगामा इंडिया की वाइस चेयरमैन अवर्णा जैन, पैरा एथलीट आरती शाह समेत राधा गोइंका, रूमा देवी समेत अलीना आलम को यंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक डॉक्टर संजीव किशोर गौतम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की प्रभावशाली पहलों का आयोजन अपने आप में बड़ी बात है। वुमेन्स डे के ऊपर हमने कई सारे कार्यक्रम संचालित किए हैं, कभी इंडिविजुअल कैपेसिटी से, कभी कोलैबोरेशन में, और इसमें आने वाले समय में कई एडिशन और भी आएंगे। वहीं इस मौके पर YFLO की चेयरपर्सन दिव्या जैन ने कहा कि महिलाओं के योगदान से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो पाएगा। आज एक वेरी इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का। हमें महिलाओं को प्रमोट करना है, बिकॉज वुमेन डेवलपमेंट से ही एक विकसित भारत बनेगा 2047। यंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित महिलाओं ने कहा कि इस पुरस्कार को प्राप्त करना सही मायनों में सम्मान की बात है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर की महिलाओं से उनके सपने के प्रति संपूर्ण निष्ठा से काम करने का आह्वान किया। नारी शक्ति हमेशा हमारे कल्चर में भी है, तो देयर इज नो स्टॉपिंग यू, वुमेन आर पावरफुल। अभी देखें तो महिला हर सेक्टर में आगे है, चाहे पॉलिटिक्स क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स क्षेत्र में हो, हर सेक्टर में भी महिला आगे बढ़ रहे हैं। कि अपना वो किसी से कम ना समझे, आप वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में FLO और YFLO के प्रतिनिधियों, पूर्व अध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। महिलाओं के इसी काम को पहचान और सम्मान देने की दिशा में यंग अचीवर्स अवार्ड काम कर रहा है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ मैं नेहा गोस्वामी, DD न्यूज। उत्तराखंड निवासी शुभम पवार के मोदी की गारंटी गाने को लॉन्च किया गया है। बीजेपी महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने गीत को लॉन्च किया। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को ये गीत प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री ने 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली राष्ट्रव्यापी पहल देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 का शुभारंभ किया, जिसमें देश के लोग ऑनलाइन जाकर ये तय करेंगे कि कौन सा पर्यटन स्थल सबसे अच्छा है। इससे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली राष्ट्रव्यापी पहल देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 का शुभारंभ किया, जिसका मकसद जन भागीदारी के लिए पर्यटन स्थल का विकास करना है। ये एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है, जिसमें देश के लोग ऑनलाइन जाकर ये तय करेंगे कि कौन सा पर्यटन स्थल सबसे अच्छा है। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य 5 पर्यटन श्रेणियों आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विरासत, प्रकृति और वन्य जीवन, साहसिक और किसी भी अन्य श्रेणी में सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करने और पर्यटकों को धारणाओं को समझने के लिए नागरिकों के साथ जुड़ना है। अभियान के तहत आप अपने सुझाव देकर पूरे देश में पर्यटन केंद्रों के विकास को बढ़ावा देने में अपनी सीधी भागीदारी कर सकते हैं। इस अभियान में लोग अपनी पसंद की जगह चुनने के लिए innovateindia.mygov.in
देखो अपना देश पर जाकर वोट कर सकते हैं। इसके अलावा 9912425425 पर मिस्ड कॉल देकर भी अपना वोट दे सकते हैं। ये अभियान लोगों को देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों में योगदान देने का एक अनूठा अवसर देता है। आप खुद वोट करें और देश दुनिया में अपने जान पहचान के लोगों को इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। इसके जरिए आप 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के राजनीतिक मामलों से जुड़ी प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी गई। इसका समन्वयक प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को बनाया गया। कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस संसदीय दल के नेता आराधना मिश्रा मोना, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, मोहसिन किदवई, सलमान खुर्शीद, अनिल यादव, राजीव शुक्ला, निर्मल खत्री, वीरेंद्र चौधरी, अजय कपूर, पीएल पुनिया सहित 40 नेताओं को शामिल किया गया है। बात राजधानी दिल्ली की, जिसमें 5वें ONGC पैरा गेम्स की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन खेलों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पैरा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि देश के पैरा एथलीट्स लगातार वैश्विक पटल पर न केवल पदक जीत रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के पैरा एथलीटों ने खुद को एक नया आयाम दिया है। देश के पैरा एथलीट लगातार विश्व स्तर पर अपने जोरदार प्रदर्शन से देश का दिल जीत रहे हैं और उनके इस प्रदर्शन को सरकार के साथ साथ तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में शुक्रवार को 5वें ONGC पैरा गेम्स की शुरुआत हुई। इन खेलों में 249 ONGC से जुड़े पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों का लक्ष्य जमीनी स्तर पर पैरा खिलाड़ियों को आगामी स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना और उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे, जिन्होंने पैरा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि देश के पैरा एथलीट लगातार विश्व मोर्चे पर न केवल पदक जीत रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के पैरा एथलीटों ने खुद को एक नया आयाम दिया है। In spite of the challenges that you faced, you have shown determination, you have shown courage and grit, so that you have not only overcome those challenges, but you have defined a new, and if I may be allowed to say so, a more humane society. जो हमारे भारत की पैरा ओलंपिक्स में प्रगति हुई है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में टोटल मेडल्स 19 थे, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। एशियन पैरा गेम्स जो 2023 में हांगझू में हुए, वहाँ पे हमने 111 मेडल्स जीते, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज। टोक्यो पैरालंपिक और हांगझू पैरा एशियन गेम्स में भारतीय पैरा एथलीटों ने जो शानदार प्रदर्शन किया, वो इस ओर इशारा करता है कि देश के पैरा एथलीट जमीनी स्तर पर मिल रही सुविधाओं के बल पर खुद को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह के आयोजन इन्हें मानसिक तौर पर और मजबूती देते हैं। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। इटली में साल 2026 के विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स आयोजित होंगे। ऐसे में इटली के लोगों के उत्साह को देखकर इन खेलों के प्रति बढ़ते हुए इस दिशा में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए इन खेलों के मैस्कॉट मिलो और टीना ने इटली के मिलान शहर का दौरा किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। देखिए रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये है मिलो और टीना। दोनों इन दिनों इटली के मिलान शहर के दौरे पर हैं और इसकी वजह है 2026 में इटली में होने वाला विंटर ओलंपिक गेम्स। ये दोनों इन गेम्स के मैस्कॉट हैं और आजकल विंटर गेम्स के मेजबानी स्थल का दौरा कर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी तैयारियां अपनी जगह पर समय से पूरी हों। वैसे 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स 2 मुख्य स्थलों पर आयोजित होंगे, पहला मिलान और दूसरा कॉर्टिना डी एम्पोज़ा। वैसे इटली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से इस बात की, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री असम के जोरहाट पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने जो लचित बरफुकन जोरहाट ग्राउंड है वहां पर विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल लचित बरफुकन की प्रतिमा के अनावरण से पहले यहां जो पूजा अर्चना है उसमें हिस्सा लिया है।
तो आज का ये कार्यक्रम बेहद अहम है, जहां प्रधानमंत्री के असम के जोरहाट पहुंचने के बाद जो ये विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल लचित बरफुकन है, उनकी प्रतिमा के अनावरण से पहले प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम एक बार आपको बताएं कि आखिरकार लचित बरफुकन जो हैं वो इतिहास के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं। एक गुमनाम नायक के रूप में किस तरह से अब उन्हें पहचान दिलाने के लिए 2022 का जो साल था वो लचित बरफुकन को समर्पित किया गया था। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि लचित बरफुकन जो हैं उनका जीवन राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीने के लिए प्रेरणा देता है, और साथ ही लचित बरफुकन का जीवन सिखाता है कि किस तरह से भाई भतीजावाद के और वंशवाद के दंश से बचकर देश को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरह से मुगल साम्राज्य के खिलाफ ये अहोम साम्राज्य का जो नायक है लचित बरफुकन, वो किस तरह से प्रेरणा स्रोत रहा है। भारतीय जब हम बात करते हैं संस्कृति की, इसका जिक्र प्रधानमंत्री कई मौकों पर कर चुके हैं। ये तस्वीरें जोरहाट असम से आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना की गई है, और ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है ये अपने आप में बेहद अहम है। जिस तरह कई विकास की परियोजनाओं को पूर्वोत्तर को समर्पित किया गया, प्रधानमंत्री का निरंतर ये प्रयास रहा कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए, और इसी के अनुरूप हमने देखा था कि देश 2022 को लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में मना चुका है। साफ तौर पर जिस तरह से असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल रहे लचित बरफुकन, जिन्होंने मुगलों से लोहा लेकर उन्हें नाकों चने चबवाए, और औरंगजेब के अधीन मुगलों को लगातार जो उनकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं थी भारत के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, उन्हें रोका, सफलतापूर्वक रोका। बरफुकन ने 1671 की लड़ी गई सरायघाट की लड़ाई में जो असमिया तमाम सैनिक हैं, जो कहीं ना कहीं ऊर्जा उनमें भरी, उन्हें प्रेरित किया और उनमें लड़ने का वो मादा भरा कि मुगलों की करारी और एक अपमानजनक हार हुई, जिस तरह से वो भारत के खिलाफ लगातार एक विस्तारीकरण की योजना के साथ भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे थे। लचित बरफुकन और उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरणादायक जो सैन्य कारनामे हैं। ऐसे बहुत से सेनानी रहे हैं जिन्होंने भारत की जो हम मान सकते हैं संस्कृति, भारत के तमाम गौरव को बचाने की कोशिश की है, और उन्हीं में बहुत अहम रोल लचित बरफुकन का भी है। वहीं लचित बरफुकन उन बहादुर लोगों में रहे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के जो अत्याचारी शासक हैं उनके चंगुल से कई लोगों को आज़ाद करवाया। साथ ही सरायघाट में जो ये लड़ाई लड़ी गई, वीरता से परिपूर्ण अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया गया लचित बरफुकन द्वारा। उन्होंने ये सिखाया, ये दिखाया, ये द्रष्टव्य किया कि वीरता का कार्य न केवल मातृभूमि के प्रति अद्वितीय प्रेम का उदाहरण है, बल्कि उनमें पूरे असम क्षेत्र को एकजुट करने की शक्ति थी। जिस प्रतिबद्धता और जिस दूरदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका उदाहरण हम बहुत पहले ही जो लचित बरफुकन हैं उनके व्यक्तित्व में देखते हैं कि किस तरह से असम क्षेत्र को एकजुट करके उन्होंने मुगल शासकों को खदेड़ा, और कैसे आवश्यकता पड़ने पर हर नागरिक जो भारत देश का वासी है, भारतवासी है, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर है। जोरहाट असम की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री ने अभी तर्पण किया है, आप देख सकते हैं, और ये असम का 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का। आज सुबह हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी पर सवारी कर देश से आह्वान किया कि आप यहाँ आएं
उसके बाद हमने देखा कि ईटानगर में कई ऐसी योजनाएं थी जो राष्ट्र और लोकहित से जुड़ी, जिन्हें समर्पित किया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से जब हम विकसित भारत की बात करते हैं उसमें विकसित पूर्वोत्तर होना बेहद जरूरी है। कैसे अष्टलक्ष्मी का उन्होंने जिक्र किया, साउथ और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हुए ये जो अष्टलक्ष्मी है, कैसे ट्रेड को एक इंक्लूसिव अप्रोच दी गई, जो संबोधन हमने सुना था प्रधानमंत्री का। और अब प्रधानमंत्री जोरहाट में इस वक्त मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री ने तर्पण किया है। और आज अभी कुछ देर में जब लचित बोरफुकन, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अहोम साम्राज्य के प्रसिद्ध जनरल जिन्होंने मुगल शासकों को धूल चटाई, एक किस तरह से 2022 का जो साल था वो उनकी 400वीं जयंती को समर्पित किया गया। ये एक कवायद है, ये एक कोशिश है कि वो गुमनाम नायक जिन्होंने भारत में कई ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए जो देश की आज़ादी से जुड़े थे, जो लोगों को इकट्ठा करने से जुड़े थे, खास तौर पर किस तरह से मुगल साम्राज्य को खदेड़ने का काम किया गया लचित बोरफुकन द्वारा। हमने देखा कि प्रधानमंत्री हमेशा से उनकी ये कोशिश रहती है कि कैसे राष्ट्र प्रथम का जो मंत्र है वो देने वाले तमाम उन लोगों को याद किया जाए जिनमें लचित बोरफुकन का नाम अग्रणी है, और उनका जीवन कैसे भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश को सर्वोच्च आगे रख, यानी राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर ही देश का सर्वांगीण विकास होता है, और कैसे आत्मनिर्भरता के पथ पर हम अग्रसर होते हैं ये दर्शाता है। हमेशा से प्रधानमंत्री का मानना है कि इसी तरह के लोगों ने राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। और ये वो पल जब लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि और शौर्य की प्रतिमूर्ति वो रहे, अब उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। तो आज का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम 2 दिवसीय दौरा, जिसका दूसरा दिन प्रधानमंत्री ने अभी यहाँ पर तर्पण करने के साथ साथ लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया, और साथ ही कैसे लचित बोरफुकन ने ये दिखाया कि कट्टरता और आतंक की ताकतों को नष्ट करने से ही भारतीय जीवन की अमर रोशनी शाश्वत रहती है। इसका भी
तो प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध जनरल लाचित बोरफुकन की जो शिलापट है पहले उसका अनावरण किया और फिर उनकी इस प्रतिमा का भी अनावरण किया है। लाचित बोरफुकन ने जिस तरह से दिखाया कि लाचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और जिस तरह से लाचित बोरफुकन ने ये सिखाया कि अपनी जो अंदर की शक्ति है उस बहादुरी के साथ हम कट्टरता और आतंक की ताकतों को नष्ट कर सकते हैं। कैसे मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने और उन्हें उनके दांत खट्टे करने का जो जज्बा अहोम जनरल शासक की अगर बात की लाचित बोरफुकन में था, ये अपने आप में कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है और कैसे उनका जीवन लाचित बोरफुकन का जीवन कैसे सिखाता है कि भाई भतीजावाद और वंशवाद के बजाय देश सर्वोच्च होना चाहिए। और इसीलिए लाचित बोरफुकन ने जब असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जब वो प्रसिद्ध जनरल थे, उन्होंने कैसे मुगलों को हराकर खास तौर पर उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रोकते हुए सफलतापूर्वक उन्होंने ये वहाँ का जो समाज था उसे एकजुट करने की जो भूमिका निभाई, उसी के अनुरूप देश ने 2022 की अगर बात की जाए तो लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में उसे समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री का हमेशा से निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए और आज ही वो दिन है जिस तरह से जोरहाट असम में लाचित बोरफुकन की इस प्रतिमा का अनावरण किया है। लाचित बोरफुकन उनकी सेना की वीरतापूर्ण लड़ाई हमारे देश के इतिहास में प्रतिरोध के सबसे प्रेरणादायक सैन्य कारनामों में से एक है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री का जो रोड शो है उसमें, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जोरहाट असम में प्रधानमंत्री का ये ईटानगर का ये रोड शो है, जहां जो आप देख सकते हैं हमेशा की तरह जनता प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद है और प्रधानमंत्री भी उनके इस प्यार से हमेशा अभिभूत नजर आते हैं। ईटानगर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और यहाँ पर उन्होंने रोड शो किया। आप देख सकते हैं ईटानगर की महिलाएं, ईटानगर की जो महिलाएं हैं वो कितनी उत्साहित नजर आ रही हैं। हमने सुबह अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि वहाँ पर जो जनता है वो प्रधानमंत्री के आने से बेहद उत्सुक है और यहाँ पर हम हर वर्ग के उस व्यक्ति को देख सकते हैं। महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, युवा यहाँ है, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो भारतीय तिरंगा अपने हाथों में लिए प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं। और इस तरह के दृश्य हम तमाम जो कभी रोड शो प्रधानमंत्री जब भी करते हैं हम देखते हैं कि स्कूली बच्चे आप देखिए कि यहाँ पर पुरुष मौजूद हैं और पारंपरिक अपने जो परिधान हैं उसमें यहाँ की महिलाएं मौजूद हैं, हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। और ये स्वागत ये विश्वास जताता है जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो एक प्रधान सेवक के रूप में लोगों को समर्पित हैं और लोग भी उसी आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और प्रधानमंत्री उनका ये प्यार, उनका ये जज्बा, उनके ये भाव उनके साथ आत्मसात करते हैं। यहाँ इस रोड शो में आप देखिए एक झलक पाने के लिए सभी यहाँ मौजूद हैं और ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान है, जो प्यार है, जो भाव है वो कितने अमूल्य हैं। प्रधानमंत्री ने ईटानगर में जो ये भव्य रोड शो किया है उसकी तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। ये दौरा बेहद अहम है, जिस तरह से कई ऐसी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया अब से कुछ देर पहले, जो कि लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़ी हुई हैं। इस रोड शो के जरिए हमेशा से ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री के आने पर जो खुशी है, जो उत्साह है वो कभी कम नहीं होता, बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जब भी किसी भी राज्य का दौरा करते हैं और जब भी रोड शो होता है वहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। और ये जो भाव प्यार का है, सेवा का है, समर्पण का है, वो दोनों तरफ है। प्रधानमंत्री भी उनके इस प्यार को हाथों हाथ लेते हैं, आत्मसात करते हैं, बड़ी आत्मीयता के साथ उनके हर अभिवादन का जवाब देते हैं। आप देख सकते हैं
ईटानगर की असम के कहें महिलाओं को, जो महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है इस रोड शो के जरिए। हाथों में तिरंगा है, ये तिरंगा उस राष्ट्रीयता का और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है जिससे ओतप्रोत हर भारतीय है और पूर्वोत्तर जिसे कभी भारत से कटा हुआ माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता 2014 से ये रही कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी रही है प्रधानमंत्री की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी किया। उन्होंने कहा कि कैसे जब भी हम विकसित भारत की बात करेंगे तो विकसित पूर्वोत्तर के बिना ये अधूरा है और यहाँ के लोग जितना प्यार करते हैं, जितने ऊष्मता से भरे हैं। आज जब काजीरंगा का दौरा प्रधानमंत्री ने किया तो उससे मुतल्लिक जो ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आप असम आइए, यहाँ के लोगों से मिलिए तो आपको लगेगा एक आत्मीय भाव कहीं ना कहीं पैदा होता है, जिस आत्मीयता का उन्होंने जिक्र किया। और पूर्वोत्तर में कैसे तमाम पर्यटन योजनाओं की हम बात करते हैं, हम तमाम विकास से जुड़ी योजनाओं की बात करते हैं, कैसे यहाँ अब तस्वीर बदली है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो पारंपरिक वेशभूषा पहनकर हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने भी उस स्वागत को हाथों हाथ लेकर, हाथ हिलाकर वो भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह के रोड शो में ये जो लोग पहुंचते हैं उनकी खुशी देखते ये बनती है कि उनके बीच प्रधानमंत्री मौजूद हैं जो हमेशा से लोगों के अनुभव सुनते हैं, उनकी मन की बात को समझते हैं, उनके अनुभवों को साझा करते हैं और सीख लेते हुए कैसे एक दूसरे के प्रति आत्मीयता को बढ़ावा दिया जाए, ये भी प्रधानमंत्री हमेशा अपने कई दौरों से, कई मंचों से ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं। और तमाम महिलाओं का यहाँ पहुँचकर प्रधानमंत्री का स्वागत करना, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास तो आधी आबादी यानी महिलाओं के बिना पूर्ण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की जो शक्ति है वो आदि शक्ति है और इस शक्ति से भारत आर्थिक प्रगति का अध्याय लगातार लिखता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो आधी आबादी है वो किस तरह से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है, हाथों में तिरंगा है। और ये भाव हमेशा से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते हैं, महिलाओं के प्रति उनका सम्मान और जिस तरह से महिलाएं अपनी बात दिल खोलकर विश्वास के साथ उनके साथ करती हैं, ये दर्शाता है कि आप प्रधान सेवक के रूप में जब भी आते हैं तो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री का जो स्वागत किया गया ये भी दर्शा रहा है कि राज्य कैसे आर्थिक अध्याय से जुड़ी, आर्थिक प्रगति से जुड़ी एक नई तस्वीर बना रहा है, जिसने पूर्वोत्तर की तकदीर और तदबीर को बदलकर एक नई तस्वीर पेश की है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले कल का भविष्य हैं, जो नवोन्मेष से जुड़े हैं, कोई इनमें से एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। और ख़ास तौर पर जब आप किसी तरह इस राज्य के दौरे पर जाते हैं, यहाँ पर आपको लोग पारंपरिक वेशभूषा में मिलते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की आप देखिए कितनी अनूठी और सशक्त पहचान यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये वो भाव हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन इनकी आंखों में आप वो विश्वास देखिए, वो प्यार देखिए। और सबसे अहम यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री जब भी एक कनेक्ट को स्थापित करते हैं, कहीं की भी जो जनता हो, उस कनेक्ट को स्थापित करने का जो उनके व्यक्तित्व में एक ये अलग सा कनेक्ट है जिससे लोग जुड़ते हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। और संस्कृति के अनूठे रंगों से तो अगर हम बात करें पूर्वोत्तर की, वो अटा पड़ा है। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया कि यहाँ के लोग कितने आत्मीय हैं और सुंदरता प्रचुर मात्रा में यहाँ पर है, प्राकृतिक सौंदर्य प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ के लोगों के चेहरों पर ये जो भावपूर्ण मुस्कान है, देखिए स्कूली बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, और ये वही लोग हैं, अरे यही लोग मिलकर ही भारत बनाते हैं, जिस भारत का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि ये मेरा भारत है, ये मेरा वो परिवार है। पूरे परिवार को अब वो साथ लेकर चलते हैं और ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ खड़ा होकर यही दर्शा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के साथ है। और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करना, दिल खोलकर
ये दर्शाता है कि जब प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से कहा कि पूरा भारत मेरा परिवार है, ये इस बात की तस्दीक करता है। और पूर्वोत्तर की अगर बात की जाए तो जिन तमाम योजनाओं को प्रधानमंत्री ने यहाँ समर्पित किया वो आर्थिक स्वरूप को आगे बढ़ाने से तो जुड़ी ही हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से आज सुबह काजीरंगा का प्रधानमंत्री ने दौरा किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे एक्स किया, उसे प्रमोट किया, आप देखिए वो ट्रेंड कर रहा है। तो कैसे पर्यटन के लिहाज से और किसी भी राज्य को ये समझाना और ये लोगों तक इस बात को पहुंचाना कि उसमें कितनी क्षमता है पर्यटन के लिहाज से, आप देखिए आर्थिक अध्याय के लिहाज से देखिए, वो प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं जो उन्होंने सुबह किया कि किस तरह से भैया आप अगला विजिट जब कीजिएगा, जो खास तौर पर वन्य जीव वनस्पतियों से ओतप्रोत काजीरंगा पार्क है, आप यहाँ जरूर आइए। तो ईटानगर की जनता हाथों हाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई यहाँ नजर आ रही है। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि जोरहाट असम में लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वो लचित बोरफुकन जिससे मुगल साम्राज्य को कहीं ना कहीं नाको चने चबवाए, आपको ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और गुमनाम नायकों को याद करने की प्रधानमंत्री की हमेशा से कोशिश रही है और उनका ये मानना है कि कैसे राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अगर हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो लचित बोरफुकन का ये जीवन हमें प्रेरणा देगा, हमें प्रेरित करेगा। खास तौर पर इस प्रतिमा का अनावरण जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली नस्ल है, जो वंश है, उनके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि वो ये समझ पाएं कि ये वो गुमनाम नायक है जिन्हें इतिहास अगर कहीं भूल भी गया था तो प्रधानमंत्री ने उसे द्रष्टव्य अपने कई ऐसी योजनाओं के जरिए याद करवाया। जैसे कि मैंने आपको लगातार बताया कि 2022 का जो साल था वो 400वीं जयंती थी लचित बोरफुकन की और उन्हें समर्पित किया गया था। संतों और खासतौर पर इस तरह के नायकों का जो मार्गदर्शन है वो राष्ट्र के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा। क्यों? क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए जिस भाव की जरूरत है वो इन नायकों के जीवन में हमें मिलता है। लचित बोरफुकन वो जिन्होंने असम के लोगों को एकजुट किया। कहीं अगर सेल्फ डाउट भी था कि शायद हम इस लड़ाई में आगे जीतेंगे या नहीं, लचित बोरफुकन ने उनमें ऊर्जा का संचार किया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर भी किया है। और कैसे बहादुरी, अदम्य साहस और शौर्य के साथ अगर आप उतरते हैं मैदान पर तो आप कुछ भी कर गुजरने का मादा रखते हैं। ये लचित बोरफुकन का जो एक व्यक्तित्व था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर भी किया है। और कैसे भाई भतीजावाद से अलग होकर वंशवाद के बजाय देश को सर्वोच्च रखना है, ये भी हमने सिखाया। और ये प्रधानमंत्री ने आज के अपने संबोधन में भी कहा कि कैसे परिवारवाद से हटकर डटकर इसका मुकाबला करना है और हमें जिस तरह से आगे बढ़ते हुए देश को, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की भावना से ही ओतप्रोत थे लचित बोरफुकन। और जब भी जिम्मेदारी, इतिहास का बोध हमें समझने की कोशिश करता है कि कुछ दशकों तक इतिहास सीमित नहीं रहता, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। इसीलिए प्रधानमंत्री की एक कवायद जब आज जोरहाट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। विकसित भारत की जब हम बात करते हैं उसमें पूर्वोत्तर को भारत के विकास का केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री की ये एक अहम कोशिश। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब लचित बोरफुकन से जुड़ी एक किताब का विमोचन किया था आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि बहादुरी, निडरता असम की पहचान है। क्योंकि लचित बोरफुकन वहाँ जिस तरह से उनकी कई ऐसी कहानियाँ हैं जो वहाँ पर आज भी लोगों को सुनाई जाती हैं, प्रासंगिक हैं, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन से किया था। और उन्होंने कहा था कि कैसे सरायघाट में जो वो लड़ाई लड़ी गई, जहाँ वीर लचित बोरफुकन द्वारा दिखाया गया कि वीरता का कार्य करना मातृभूमि के लिए आपके अद्वितीय प्रेम को दर्शाता है। और इस अद्वितीय प्रेम को दर्शाने के लिए हर नागरिक जरूरत पड़ने पर एक सैनिक बन सकता है। इसी भाव के साथ लचित बोरफुकन ने वहाँ के लोगों में इस ऊर्जा का संचार किया था कि मान लीजिए आप नागरिक भी हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कैसे आप देश के लिए खड़े हो सकते हैं। यही जो कथन है, यही जो भाव है, हमने प्रधानमंत्री की शब्दावली में कई बार देखे कि देश के लिए हर किसी को खड़ा होना
अगर पड़ जाए तो हर देशवासी में ये जज्बा होता है और प्रधानमंत्री हमेशा से इस जज्बे को सलाम करते हैं और अगर इस तरह के लोग हैं तो उनका सम्मान भी करते हैं, जो हमने आज यहाँ देखा। तो असम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास जिस तरह से किया गया। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है। हमने ये देखा कि यहाँ जो लोग थे, अभी रोड शो की हमने तस्वीरें आपको दिखाई, प्रधानमंत्री के स्वागत में वहाँ लोग खड़े थे और लचित बोरफुकन की जो भव्य प्रतिमा है उसका अनावरण। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। प्रधानमंत्री पहुंच गए तमाम अन्य योजनाओं को अब समर्पित करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथ ही अहोम के जनगण में लोकप्रिय एवं युवकों के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, भारत सरकार के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलपथ तथा आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी एवं मंच पर आसीन अन्य गण्यमान्य अतिथियों का भी हम उत्साह से स्वागत करते हैं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करने के लिए अनुरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को अहोम के पारंपरिक गामोसा एवं अहोम राज के किया जा रहा है। ये राजू चिन्ह एक पंख वाले ड्रैगन की शेर जैसी आकृति है। साथ ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी को अहोम के पारंपरिक खाम शैली में बनाई गई राम लल्ला की पेंटिंग भी भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। লাখপতি বাইদেউসকলে অলপ ডাঙৰ কৰি কওক, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু ভিডিঅ' লিংকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমৰ পৰাই আমাৰ লগত কানেক্ট হৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকল আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকল, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অসম ভ্ৰমণ আমাৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটা। 2014 চনৰ পিছত এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 16তম অসম ভ্ৰমণ। তেখেত 16 বাৰ আমাৰ অসম ভূমিলৈ আহিছে। মই পুনৰ এবাৰ লাচিত বৰফুকন, স্বৰ্গদেউ চুকাফা, বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বাবে অত্যন্ত আনন্দৰ কথা যে ৰাতিপুৱা 5:30 বজাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাজিৰঙাৰ অভয়াৰণ্যলৈকে গৈছে আৰু কাজিৰঙাৰ অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত
2 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় কটাই তেখেতে অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। সকলোৱে তেখেতৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি। কাজিৰঙাত 1957 চনৰ পিছত কাজিৰঙালৈ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা নাছিল। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল তেতিয়া সেইগৰাকীও প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহি কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যলৈ যোৱাৰ সময় পোৱা নাছিল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটি নিশা কাজিৰঙাত কটাই আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰিলে। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তেখেতক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। অলপ আগতে হুলুঙা পাৰত উপস্থিত হৈ অসমীয়াৰ সাহস, শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ 125 ফুটৰ এটা সুউচ্চ প্ৰতিমা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰে। লাচিতৰ এই প্ৰতিমাই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক সদায়ে সাহস যোগাব, প্ৰেৰণা যোগাব আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু অসমক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাব, তাক আমি আশা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 5,55,550 জন হিতাধিকাৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ প্ৰদান কৰিব। 5,55,550 জন ব্যক্তিয়ে আজি বাসস্থানৰ সুবিধা লাভ কৰিব। দৰিদ্ৰ আৰু মুৰ্মুষজনে এটা নিজৰ ঘৰত থাকিব পাব। ইয়াতকৈ আমাৰ আনন্দৰ কথা একো নাই। মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজি এইখন মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু শিৱসাগৰত এখন নতুন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ কেপাচিটি বৃদ্ধিৰ বাবে এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি কৰিব। গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰকল্প বৃদ্ধিৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব। বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটালৰ বাবে 300 কোটি টকাৰ এক প্ৰকল্পৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব আৰু দ্বৈত ৰেলপথৰো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদেৰে অসমত আজি 2টা স্থানত দ্বৈত ৰেলপথ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। এসময়ত বাৰাউনীলৈকে তেল লৈ যোৱাৰ বাবে আমি নতুন দিল্লীক বেয়া পাইছিলোঁ। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শোধনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব। বাৰাউনীৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ উভতাই তেল ঘূৰাই অনাৰ বাবে আজি এক বৃহৎ পাইপলাইনৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব। ই জাতিৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। আজিৰ দিনটোতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অসমবাসীক উপহাৰ দিব। এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক প্ৰেৰণা দিছে। আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক আনন্দিত কৰিছে। লাখপতি বাইদেউসকল ইয়াত আহিছে আৰু সকলো বাইদেউকে আমি লাখপতি বনাম, এই সংকল্পও আজিৰ সভাতে আমি একেলগে কৰিছোঁ। পুনৰ এবাৰ মই সকলোকে আহ্বান জনাম, ভাৰতৰ বিশ্বগুৰু আসনলৈ লৈ যোৱা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ হিয়াৰামঠু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আসনৰ পৰা থিয় হৈ এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাওক। দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে, দীঘলীয়া হাত চাপৰি। নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম। ধন্যবাদ মহাশয়।
देवियों सज्जनों, आज हमारे राज्य के विकास के लिए एक गौरव का दिन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 17,500 करोड़ के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर आभासी रूप से यह शुभ कार्य संपन्न करें। धन्यवाद महोदय। अब हम इन परियोजनाओं के बारे में एक लघु वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हर स्तर पर विकास, हर दिशा में विकास और एक खूबसूरत विकसित देश, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके मजबूत नेतृत्व में असम और पूर्वोत्तर भी विकास और प्रगति की सफल यात्रा में अग्रसर हैं। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। पूर्वोत्तर को अष्ट लक्ष्मी की संज्ञा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से कुल 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 12 विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। देश के लाखों लोगों को लाभान्वित करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। केंद्र सरकार की प्रेरणा से राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सफल कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज 5,55,555 घरों में गृह प्रवेश संभव हुआ है, जो कि एक दिन में संपूर्ण देश में होने वाले गृह प्रवेश की संख्या के क्षेत्र में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत 500 करोड़ की लागत से राज्य का 23वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऊपरी असम के हिबोहागोर में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना के तहत पूर्वोत्तर में पहली बार डॉक्टर बी बरुआ कैंसर संस्थान में 300 करोड़ की लागत से बाल चिकित्सा एवं वयस्क हिमेटोफॉइड केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर 615 करोड़ की लागत से बना तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी लोगों को समर्पित किया। 572 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे पुरानी कच्चे तेल पाइपलाइन के बरौनी बोंगाई गांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता को बढ़ाया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 51 करोड़ रुपए के निवेश से दुलियाजान से दिग्बोय रिफाइनरी तक कच्चे तेल की स्पर लाइन को बदलने की परियोजना पूरी की है। 277 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है इंडियन ऑयल गुवाहाटी टर्मिनल बेटकुची में सुविधाओं का विस्तार। उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड NEGG को राष्ट्रीय गैस ग्रिड NGG से जोड़कर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण ईंधन सुनिश्चित करने जा रही है बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। सन 1901 में स्थापित दिग्बोय रिफाइनरी की रिफाइनिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी। भारत और इंडियन ऑयल की प्रथम सौगात गुवाहाटी रिफाइनरी की विस्तार परियोजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज NF रेलवे की 2 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं,
जिसमें न्यू बोंगईगांव सरभोग सेक्शन और धूपधरा छायगांव सेक्शन के बीच नई दोहरीकृत लाइन शामिल है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आगाज ने दिखा दी राह, उत्तर पूर्व ने बनाई एक नई पहचान, चहुमुखी विकास की ओर भर ली उड़ान। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया लखपति दीदी कॉफी टेबल बुक एवं अमृत सरोवर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनका अमूल्य उद्बोधन देने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूं। नमस्कार। अपना लोग भालया कोफल्या से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी सर्बानंद जी सोनोवाल जी, रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के सभी मंत्रीगण, उपस्थित जनप्रतिनिधि साथी, अन्य महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका सर झुका करके नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अभी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कि 200 स्थान पर लाखों लोग बैठे हुए हैं जो वीडियो के माध्यम से इस विकास उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कैसे गोलाघाट के लोगों ने हजारों दीप जलाए। असम के लोगों का ये स्नेह, ये अपनापन मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और तेज होगी। मैं असम के सभी लोगों को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलोज और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ
देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। साथ ही बर्ड वॉचर्स के लिए भी काजीरंगा किसी स्वर्ग की तरह है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने असंवेदनशीलता और आपराधिक संरक्षण के कारण असम की पहचान, यहां के राइनो वो भी संकट में पड़ गए थे। 2013 में एक ही वर्ष में यहां 27 राइनोज का शिकार हुआ था, लेकिन हमारी सरकार यहां आके लोगों के प्रयासों से 2022 में ये संख्या 0 हो गई है। 2024 काजीरंगा नेशनल पार्क का गोल्डन जुबिली वर्ष भी है। मैं असम के लोगों को इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं और मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि गोल्डन जुबिली ईयर है काजीरंगा का, आपके लिए भी यहां आना बनता ही है। मैं काजीरंगा से जो यादें लेकर आया हूं, ये यादें जीवन भर मेरे साथ रहने वाली है। साथियों, आज मुझे वीर लसित बोरफुकन की विशाल और भव्य प्रतिमा का अनावरण का भी सौभाग्य मिला। लसित बोरफुकन असम के शौर्य, असम के पराक्रम के प्रतीक है। वर्ष 2022 में हमने दिल्ली में लसित बोरफुकन के 400वीं जन्म जयंती वर्ष के पूरे उत्साह से मनाया था। मैं वीर योद्धा लसित बोरफुकन को फिर एक बार नमन करता हूं। साथियों, विरासत भी विकास भी, ये हमारी डबल इंजन की सरकार का मंत्र रहा है। विरासत के संरक्षण के साथ ही असम के डबल इंजन की सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है। एम्स के निर्माण से यहां के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। आज यहां तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ। इससे आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी। असम के पिछले दौर पर, जब मैं पिछले दौरे पर आया था, मैंने गुवाहाटी और करीमगंज में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी। आज शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहीं आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा आसाम बन जाएगा। साथियों, आज पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बनी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। ये गैस पाइपलाइन नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करेगी। इससे करीब 30 लाख परिवारों और 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 30 से ज्यादा जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, आज डिगबोई रिफाइनरी और गुवाहाटी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का भी शुभारंभ हुआ है। दशकों से
असम के लोगों की डिमांड थी कि असम की रिफाइनरीज की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। यहां आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन पहले की सरकार ने यहां के लोगों की इस भावना पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीते 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने असम की चारों रिफाइनरीज की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। अब असम की रिफाइनरीज की कुल क्षमता 2 गुनी हो जाएगी, डबल। और इसमें भी नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता तो 3 गुनी होने जा रही है, 3 गुनी। जब किसी क्षेत्र का विकास का मजबूत इरादा हो तो काम भी मजबूती से और तेज गति से होते हैं। साथियों, आज असम के मेरे 5.5 लाख परिवारों के लिए अपने पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है। आप सोचिए, एक राज्य में 5.5 लाख परिवार अपनी पसंद के, अपनी मालिकी के पक्के घर में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकारों के समय, उस समय जहां लोग एक एक घर के लिए तरसते थे, वहीं हमारी सरकार एक एक दिन में, आप देख रहे हैं अकेले आसाम में 5.5 लाख गरीबों को दे रही है। 5.5 लाख घर। और एक घर ऐसे ही 4 दीवारें नहीं है। इन घरों में शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली, नल से जल, ये सारी सुविधा भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, एक साथ मिली है। असम में अब तक ऐसे 18 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है। और मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना के तहत दिए गए ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब घर की मालकिन ये मेरी माताएं बहनें बनी हैं। यानी इन घरों के लाखों महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना दिया है। साथियों, हमारा प्रयास है कि असम की हर महिला का जीवन आसान हो। इतना ही नहीं, उसकी बचत भी बढ़े, आर्थिक रूप से उसको बचत हो। अभी कल ही विश्व महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये और घटा दिए। हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए जो मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है, उसकी बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं। जल जीवन मिशन के तहत असम में पिछले 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नए घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा है। अमृत सरोवर अभियान के तहत, और अभी मुझे उसका कॉफी टेबल बुक रिलीज करने का मौका मिला। अमृत सरोवर अभियान के तहत यहां जो 3000 अमृत सरोवर बने हैं, उनका भी बहुत लाभ हो रहा है। भाजपा सरकार देश में 3 करोड़, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये एक बढ़िया बढ़िया टोपी पहन के बैठी है ना बहने,
3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान पर भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान का लाभ असम की भी लाखों महिलाओं को मिल रहा है। और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि असम में जो लखपति दीदी बन गई हैं, वो सारी लखपति दीदी यहां आई हुई है। एक बार जोरदार तालियों से इन लखपति दीदियों का सम्मान कीजिए। अगर सही दिशा में नीतियां हो और सामान्य मानवी जुड़ जाए, कितना बड़ा परिवर्तन। आप देखिए, गांव गांव पूरे देश में लखपति दीदी बनाने का अभियान, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 2014 के बाद असम में कई ऐतिहासिक परिवर्तनों की नींव रखी गई। असम में भूमिहीन 2.5 लाख मूल निवासियों को जमीन के अधिकार दिए गए। आजादी के बाद 7 दशकों तक चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बैंकिंग सिस्टम से नहीं जोड़ा गया था। हमारी सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले ऐसे करीब 8 लाख वर्कर्स को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना शुरू किया। बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का मतलब है कि उन वर्कर्स को सरकारी योजनाओं की मदद भी पहुंचने लगी है। जो लोग सरकार के आर्थिक लाभ पाने के पात्र थे, उनके हक का पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचने लगा। हमने बिचौलियों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। गरीब को पहली बार लगा है कि उनकी सुनने वाली कोई सरकार है, और वो भाजपा सरकार है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है। इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगी बिल ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया। हमारी सरकार के दौरान ही बराक घाटी तक ब्रॉडगेज रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ। 2014 के बाद यहां विकास को गति देने वाले कई प्रोजेक्ट शुरू हुए। जोगी धोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 नए पुल बनाने को मंजूरी मिली। 2014 तक असम में सिर्फ 1 नेशनल वाटरवे था। आज उत्तर पूर्व में 18 नेशनल वाटरवेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास के नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा हुई। हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उन्नति योजना को नए स्वरूप में इसका और विस्तार करते हुए मंजूरी दी है। सरकार ने असम के जूट किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस वर्ष जूट के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 285 रुपये 285 रुपये बढ़ा दी है। अब जूट किसानों को प्रति क्विंटल 5,335 रुपये मिलेंगे। साथियों, मेरे इन प्रयासों के बीच
हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं, देश को गुमराह करने वाले क्या कर रहे हैं। मोदी को गाली देने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों ने आजकल कहना शुरू किया है कि मोदी का परिवार नहीं है। उनकी गाली के जवाब में पूरा देश खड़ा हो गया है। पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। ये है प्यार, ये है आशीर्वाद। देश का ये प्यार मोदी को इसलिए मिलता है क्योंकि मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को सिर्फ अपना परिवार ही नहीं माना, बल्कि उनकी दिन रात सेवा भी कर रहा है। आज का ये आयोजन भी इसी का प्रतिबिंब है। मैं एक बार फिर आप सबको इतने बड़ी विशाल संख्या में आने के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इतने बड़ी मात्रा में विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जानी चाहिए आज, भारत माता की, भारत माता की। ये लखपति दीदी की आवाज तो और तेज होनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके उत्साहवर्धक आशीर्वचनों के लिए आपका कोटिशः धन्यवाद एवं आभार। ये सीधा प्रसारण आप